Hello students, today I am going to discuss depression in freezing point. Depression in freezing point. First of all, you must know about freezing point. What is the definition of freezing point? Freezing point may be defined as the temperature at which a liquid and solid form of substance are in equilibrium, that is both forms have a same vapor pressure, देखिए लिक्विड और सॉलिड अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर अगर सेम हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? और ऐसा होगा तो सॉलिड और लिक्विड निश्चित रूप से इक्विलिब्रियम में होंगे। और प्रश्न उठता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, डिप्रेशन माने डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जिसके कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह भी आपका डिक्रीज होगा, उसमें भी लोअरिंग होगा। और उसी डिक्रीज को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? क्या लिखा जा सकता है? When non-volatile solute is added to pure solvent, then vapor pressure decreases and freezing point of solution decreases. This decrease in freezing point is called depression in freezing point. It is denoted by delta TF. अंडरस्टैंड? जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग और लोअर टेम्परेचर पर होगा। कारण क्या है? वेपर प्रेशर घट गया। तो वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, तो वेपर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, आपका कम हो जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग लोअर टेम्परेचर पर होगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ जाता है और एंट्रोपी फ्रीजिंग को अपोज करता है। इसलिए फ्रीजिंग जब होगा इस स्थिति में तो वह लोअर टेम्परेचर पर ही होगा। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है और इसको ग्राफ के द्वारा आप और बढ़िया से समझ सकते हैं।
देखिए इसको हो मिटा देते हैं। अगर हम मान लें इफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट equals to T naught F and freezing point of solution equals to TF, then depression in freezing point will be T naught F minus TF. Understand? The difference in a freezing point of pure solvent and solution is called depression in freezing point. T naught F में से किसको माइनस करेंगे? TF को। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ठीक उल्टा था, TB माइनस T नॉट भी था, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, T नॉट F माइनस क्या होगा? TF होगा। तो यहाँ से दो फॉर्मूला और मिल जाएगा, T नॉट F इक्वल्स टू क्या होगा? डेल TF प्लस TF, और TF बराबर क्या होगा? T नॉट F माइनस डेल TF। ये सब न्यूमेरिकल्स बनाने में काम करेंगे। अब ग्राफ के द्वारा देखें कि डिप्रेशन कैसे होगा। इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर रखिए और यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर। आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा? घटेगा। ये दो कर्व्स हैं, पहले भी पढ़े हैं। यह आपका लिक्विड है सॉल्वेंट के लिए, और यह जो कर्व है सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए टेम्परेचर आप घटा रहे हैं तो इस पॉइंट पर लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाता है। टेम्परेचर घटाने पर लिक्विड किस में बदलने लगता है? सॉलिड में। तो सपोज कीजिए कि इस पॉइंट से आपका सॉलिड बनना शुरू हुआ, ये सॉलिड सॉल्वेंट का आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। अब सॉलिड सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ, ये ग्राफ आपका हो गया किसका? सॉलिड सॉल्वेंट का। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं ना? टेम्परेचर के साथ है, टेम्परेचर कम करने पर जो भी सॉलिड बनेगा और वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम है, किसमें? लिक्विड और सॉलिड के बीच में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? जितना लिक्विड सॉलिड बन रहा है उतना ही सॉलिड लिक्विड में भी आपका कन्वर्ट हो रहा है। अब इस पॉइंट पर आप देखें कि दोनों का वेपर प्रेशर आपका सेम हो गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आप लेंगे तो निश्चित रूप से यह T नॉट क्या होगा? F होगा। अब इसको आप कर्व को बढ़ाते जाए, ये सॉलिड वाला कर्व को यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट करेगा, यानी कि सॉल्यूशन भी तो लिक्विड के फॉर्म में है। अब इसका सॉलिडिफिकेशन यहाँ से शुरू हो गया इस पॉइंट पर। सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट होता है वही सॉलिडिफाई होता है। बात समझ में आ रही है? ये सॉलिड सॉल्वेंट ही होगा ना। तो सॉल्यूशन इस पॉइंट पर लिक्विड जो है, लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉलिड बनना आपका शुरू हुआ, यानी कि यहाँ सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज आपका एग्जिस्ट कर रहा है और वो अभी इक्विलिब्रियम में है। अब दोनों का माने सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज का वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या है? सेम है। तो इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आप निकाल लें, ये कितना आ गया आपका? TF। अब जितना ये डिफरेंस हुआ
इसी को हम डेल्टा क्या कहेंगे, टीएफ कहेंगे। बात समझ में आ गई। यह कर्व किसका है, लिक्विड सॉल्वेंट का। इस पॉइंट से सॉलिड बनना शुरू हुआ, ये आपका सॉलिड वाला कर्व हो गया, ठीक है ना। और यहाँ सॉल्यूशन का है, ठीक इसके नीचे सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूशन वाला नीचे होगा। ये कर्व इसे सॉलिड कर्व को क्या करता है, इस पॉइंट पर टच कर रहा है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकालेंगे, तो यह सॉल्यूशन का हो जाएगा और यह किसका हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और देखिए इस पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। यहाँ भी वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। यानी कि इस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में है, और इस पॉइंट पर भी लिक्विड और सॉलिड किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो वह टेम्परेचर जहाँ सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि दोनों फॉर्म का वेपर प्रेशर आपका क्या हो, इक्वल हो, तो वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे टी नॉट एफ, और यह आपका हो गया टी एफ। मैंने बताया कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट जाएगा। मैंने क्या बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका घटेगा क्योंकि सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो फ्रीजिंग को अपोज करता है। इसलिए एंट्रोपी को फिर मैनेज करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा, लोअर करना होगा, ठीक है ना। इसलिए फ्रीजिंग लोअर टेम्परेचर पर होगा। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ऑलवेज आपका लोअर होगा, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। नोट में आप लिख सकते हैं। Freezing point of solution is always lower than freezing point of pure solvent, ठीक है। ये ग्राफ समझ लिए, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में यह ग्राफ है, इसको मिटा दे रहे हैं। Experimentally, it has been found that depression in freezing point directly proportional molarity। एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह आया है, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। कैसे आप एलिवेशन में पढ़े थे, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक वैसा ही। तो जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट के रूप में के बी का प्रयोग नहीं करेंगे, के एफ का करेंगे, के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको क्रायोस्कोपी के कांस्टेंट भी कहेंगे। अब देखो, के को डिफाइन करने के लिए भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो के को कैसे डिफाइन करोगे, अगर इसे इक्वेशन में हम m बराबर 1 ले लें, इफ m इक्वल्स टू 1, देन डेल टी एफ इज इक्वल टू के। 10 है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when molality of solution is a unity. Unit of
के एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल टी एफ बाई एम। डेल टी एफ केल्विन, एम को हम लिख सकते हैं मोल पर केजी। अब केजी ऊपर, केल्विन केजी पर मोल, या इसको लिख सकते हैं केल्विन पर मोलर। एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मोलर से है। तो दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखिए एम बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, ऊपर में कितना से गुना कर देंगे, 1000 से। क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसमें डिवाइड करना होगा केजी बनाने के लिए, तो और 1000 ऊपर चला जाएगा। नाउ डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। एम की जगह पर ये पुट कर सकते हैं W2 इंटू 1000 बाई M2 गुना W। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इससे सॉल्यूट का वेट, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास वगैरह क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक नोट में आप लिख लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन के द्वारा केएफ का एक फॉर्मूला यूज में आ सकता है। केएफ बराबर होगा आपका आर टी नॉट एफ स्क्वायर बाई 1000 एल एफ, या इसको लिख सकते हैं m1r टी नॉट एफ स्क्वायर बाई 1000 डेल क्यू जे एच। आर क्या है, पहले भी पढ़े हैं केबी वाला में, सेम वही वैसा ही होगा। गैस कांस्टेंट टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, केल्विन में। और एल एफ क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेल फ्यूज एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है डेल फ्यूज एच। ठीक है, सब समझ गए। आर का वैल्यू मैंने आपको बताया था, कैलोरी में भी ले सकते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। जूल में भी हो सकता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब क्वेश्चन में देखना होगा कि एलएफ या डेल फ्यूज एच का वैल्यू किस में दिया है, कैलोरी में दिया है कि जूल में दिया है। जैसा वैल्यू दिया रहेगा वैसा ही आर का मान हम यूज करेंगे। इसको मिटा दें। केएफ पर एक सवाल बना दें। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन दे दे फाइंड केएफ फॉर वाटर इफ एलएफ फॉर वाटर एट 0 डिग्री C
इज 80 कैलोरी पर ग्राम। वाटर का पीएच निकालना है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपका दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो बताइए कि फॉर्मूला आपके पास है Kf इक्वल्स टू R T नॉट F स्क्वायर बाई 1000 LF। R यहाँ पर कितना लेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल और LF का वैल्यू दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम और T नॉट F निकालेंगे। 0 डिग्री C होता है, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 273 केल्विन और वैल्यू रख दें 2 इंटू 273 का होल स्क्वायर बाई 1000 इंटू 80। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.86 आपका आंसर है। ठीक है ना, 1.86 केल्विन केजी और क्या हो जाएगा। इस तरह से आप Kf का मान क्या कर सकते हैं, Kf का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तब फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर जाता है। कारण भी मैंने बताया, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज होना चाहिए, इसीलिए आपका फ्रीजिंग लोअर टेम्परेचर पर होता है। दूसरा एक कारण मैंने बताया कि सिस्टम का इंट्रोपी सॉल्यूट मिलाने पर बढ़ जाता है। अब इंट्रोपी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हायर इंट्रोपी पर फ्रीजिंग आपका नहीं होता है, फ्रीजिंग पर आपका इंट्रोपी आपका कम होना चाहिए, तो लोअर टेम्परेचर करना पड़ता है ताकि इंट्रोपी आपका मेंटेन हो जाए। बात समझ में आ रही है। इंट्रोपी का मतलब समझते होंगे रैंडमनेस। क्लियर। डेली लाइफ में भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अनुभव आप करते होंगे। जैसे कोल्ड एरिया में आइस रोड पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। अब उनको मेल्ट करना है तो उसमें NaCl या CaCl2 का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है और रोड पर जो आइस जमा है वो मेल्ट करके आपका बह जाता है। आपने देखा होगा कि जो मोटर कार हैं सब जीरो एरिया में, यानी कि जहाँ टेम्परेचर आपका कम है, अब चले जाइए लेह लद्दाख, वहाँ टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ रेडिएटर में जो पानी भरा जाता है वाटर, और वो उस टेम्परेचर पर वह फ्रीज होने लगता है। और उसके फ्रीजिंग को रोकने के लिए उसमें एंटी फ्रीज के रूप में इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल मिला देने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, जिससे वाटर फ्रीज नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए कि इसको आप व्यवहारिक ढंग से भी देख सकते हैं, फ्रीज में आप इसका प्रयोग करके भी देख सकते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं स्वतः। आप एक नॉर्मल वाटर रखिए, एक वाटर रखिए जिसमें NaCl मिला हुआ है, और दोनों को फ्रीजर में आप रख देंगे। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वाटर आपका फ्रीज हो गया, लेकिन NaCl जो सोल्यूशन है वो आपका फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो 0 डिग्री C
अगर टेम्परेचर है आपके फ्रिज का तो वाटर फ्रीज होगा, न कि NaCl युक्त वाटर। बात समझ में आ गई। अब इसमें जो फॉर्मूला था, कौन कौन फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, एक जगह मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। फॉर्मूला में आपको याद रखना है, del Tf इक्वल्स टू T0F माइनस Tf, ये फर्स्ट। सेकेंड में T0F इक्वल्स टू del Tf प्लस Tf। थर्ड, Tf इक्वल्स टू T0F माइनस del Tf। फोर्थ, del Tf इक्वल्स टू Kf W2 by M2 into 1000 by W1। फिफ्थ, Kf इक्वल्स टू आपका बताया क्या, T0F स्क्वायर बाई 1000 LS, या इसको लिख सकते हैं M1 T0F स्क्वायर बाई 1000 del क्यूब H। दोनों में से किसी का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला याद है तो इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं आसानी से आप बना लेंगे। अब अगले लेक्चर में हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।